हेलो फ्रेंड्स, स्टूवान के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपका बायोलॉजी टीचर डॉक्टर आरवी सिंह, पीएचडी फ्रॉम बीएचयू। बच्चों, मैं पिछले 15 सालों से इस फील्ड में हूं और नीट के बच्चों की तैयारी करा रहा हूं और मुझसे जुड़े अब तक के हज़ारों बच्चे नीट क्रैक कर चुके हैं। तो बेटा, आप भी मुझसे जुड़िए, बायोलॉजी के कठिन से कठिन कॉन्सेप्ट्स को आसानी से समझिए और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ बेटा कि अगली बारी आपकी है। तो बेटा आओ चलो शुरुआत करते हैं आज की क्लास। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज का हम लोगों का टॉपिक है इवोल्यूशन। आज हम लोग बात करेंगे इवोल्यूशन पर। तो जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये इवोल्यूशन के ही बदौलत एक जो बंदर जैसा दिखने वाला एक एनिमल डेवलप करके ह्यूमन बीइंग बना। तो इवोल्यूशन रियली है क्या? इवोल्यूशन इज ए प्रोसेस ऑफ changing from simple to the complex, from less developed to the well developed, from less adapted to the well adapted one। ठीक है, इवोल्यूशन क्या हुआ कि एक सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनने का जो प्रोसेस है दैट इज द इवोल्यूशन। इस इवोल्यूशन के तहत होता क्या है कि एक सिंपल ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स में बदलता है, एक लेस अडॉप्टेड ऑर्गेनिज्म वेल अडॉप्टेड वन में बदलता है, और एक जो है जो ऑर्गेनिज्म जो कि अभी पूरी तरीके से जो है एडजस्ट नहीं हुआ है इन्वायरमेंट में, वह इन्वायरमेंट के चेंजेस के साथ साथ अपने आप को चेंज करता जाता है और धीरे धीरे एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में बदलता जाता है। उसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी डेवलप करती जाती है और वह धीरे धीरे जो है और एडवांस होता चला जाता है और अडॉप्टेड होता चला जाता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो कि अभी पूरी तरीके से चल भी नहीं पाता था, धीरे धीरे जो है वह सीधा खड़ा होना सीखा, चलना सीखा। धीरे धीरे उसके अंदर जो है सेंस डेवलप हुआ, इंटेलिजेंस डेवलप हुआ और वह नए नए जो है इन्वेंशंस करना शुरू किया, सोसाइटी डेवलप करना शुरू किया, सोशल लाइफ डेवलप करना शुरू किया, सोशल रूल्स जो है डेवलप किया। तो ये और दुनिया में होने वाली जो एविडेंसेस हैं, जो इंसिडेंट्स हैं, उन इंसिडेंसेस को उसने जो है ऑब्जर्व किया, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को जो है एडजस्ट किया। तो ये चीज़ें जो है ये कहाँ से आई? बिकॉज ऑफ द इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन को हम कहते हैं कि इट इज़ ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट इज़ ए ग्रेजुअल, सिक्वेंशियल एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस। धीरे धीरे होता है, लगातार होता है और हमेशा होने वाली चीज़ है। ये इवोल्यूशन कभी रुकता नहीं है। क्यों? क्योंकि नेचर में होने वाला चेंज वो कंटिन्यूअस है, वह चेंज कभी नहीं रुकता है। और नेचर में जब चेंज नहीं रुकेगा तो नेचर के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म को एडजस्ट करना है, तो ऑर्गेनिज्म भी अपने में चेंजेस लाता रहेगा। ठीक है, तो चलो बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर इवोल्यूशनरी बायोलॉजी की यदि हम बात करें तो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स। कैसे लाइफ फॉर्म्स बने? इट इज ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन द अर्थ। अर्थ के इवोल्यूशन में अर्थ के साथ साथ ऑर्गेनिजम्स, लाइफ का फॉर्मेशन और लाइफ के इवोल्यूशन की बात यहाँ पर की जाती है इस इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में। और इसी में बताया गया है कि लगभग 20 बिलियन ईयर्स एगो अर्थ का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, इस यूनिवर्स का फॉर्मेशन कब है? यूनिवर्स का फॉर्मेशन 20 बिलियन ईयर्स एगो है। और इसके लिए कौन सी थ्योरी आती है? बिग बैंग थ्योरी। इसको देखो, मोटे अक्षरों में लिखा गया है बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, जॉर्ज लेमेट्री द्वारा दी गई बिग बैंग थ्योरी, जिस बिग बैंग थ्योरी में बताया गया कि शुरुआत में जो इस यूनिवर्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ, कहाँ से ये यूनिवर्स आया, तो उसके लिए लेमेट्री ने एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने कहा कि सबसे पहले एक वेल कंडेंस्ड, एक हाईली कंडेंस्ड एक मास था जिसको उन्होंने जो है वाइलम नाम दिया। उस हाईली कंडेंस्ड मास में एक्सप्लोजन हुआ और उस एक्सप्लोजन की वजह से, वह गैसियस मास था, उसमें एक्सप्लोजन होने की वजह से गैसियस, छोटे छोटे गैसियस मासेस फॉर्म हुए, जो गैसियस मासेस फिर जो है कंडेंस होते गए और धीरे धीरे जो है वो प्लैनेट्स के रूप में बदलते चले गए। तो ये प्लैनेट्स, स्टार्स, इन समूह का फॉर्मेशन जो है, गैलेक्सी का फॉर्मेशन इसी बिग बैंग थ्योरी के द्वारा एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है, इसमें बताया जाता है कि इन द सोलर सिस्टम ऑफ मिल्की वेज, हम लोग किस गैलेक्सी में है बेटा? हम लोग जो है मिल्की वेज गैलेक्सी, हमारी अर्थ जो है मिल्की वेज गैलेक्सी में आती है। ठीक है, इसका अपीयरेंस जो है
चर्निंग मिल्क जैसा होता है, इसलिए इसको मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। इसमें अर्थ का इवोल्यूशन जो है लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स एगो है। यूनिवर्स 20 बिलियन ईयर्स एगो और अर्थ का इवोल्यूशन 4.5 बिलियन ईयर्स एगो माना जाता है। ठीक है, और शुरुआत में जब अर्थ बनी तो उस अर्थ में, अर्थ चूंकि वो गैसियस मास के कंडेंस होने से फॉर्म हुआ, अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, तो शुरुआत में अर्थ के ऊपर कोई एटमॉस्फियर नहीं था। अर्थ के ऊपर कोई एटमॉस्फियर नहीं था। तो अब आओ हम लोग देखते हैं बेटा कि ये एटमॉस्फियर आया कहाँ से, अर्थ के ऊपर एटमॉस्फियर आया कहाँ से। तो अर्थ के ऊपर एटमॉस्फियर देखो, ये हाउ द अर्ली एटमॉस्फियर फॉर्म्ड। एटमॉस्फियर पर अर्थ पर एटमॉस्फियर सबसे पहले कैसे बना, हम इसकी बात अगर हम करें तो इसमें आता है कि देखो इसमें क्वेश्चन है बेटा, इसमें वाटर वेपर, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड ये गैसेस जो है और अमोनिया ये गैसेस मॉल्टेन मास कवर्ड द सरफेस। ठीक है ना, क्या कर रहा है कि वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया रिलीज फ्रॉम द मॉल्टेन मास, मॉल्टेन मास से ये रिलीज हुए और यही जो है पूरे अर्थ को कवर किए हुए थे शुरू में। और अर्थ पर क्या था कि यूवी रेस था, ये गैसेस एक कंपाउंड थे, गैसेस कंपाउंड्स थे। ठीक है ना, और ये गैसेस कंपाउंड जो है बनने के लिए तो बन गए थे, लेकिन अब इनका जो है फर्दर रिएक्शन अब इनमें जो है देखा जाएगा। यहाँ पर जो है यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, क्योंकि कोई ओजोन लेयर था नहीं उस समय, एटमॉस्फेयर नहीं था, ओजोन नहीं था, ओजोन न होने से यूवी रेज सीधे जो है धरती तक आ जाते थे। तो वे यूवी रेज के कारण, यूवी रेज फ्रॉम द सन ब्रोक अप द वाटर, यूवी रेज के कारण वाटर जो है टूटा। वाटर के टूटने से क्या बना बेटा, वाटर के टूटने से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हुआ। तो हाइड्रोजन जो कि हल्का था तो वह स्केप्ड हो गया, उड़ गया, ऊपर निकल गया। लेकिन ये ऑक्सीजन क्या हुआ, हाइड्रोजन तो निकल गया लेकिन ऑक्सीजन क्या हुआ, ऑक्सीजन अदर गैसेस के साथ कंबाइन किया। तो अदर गैस क्या बचे, अदर गैस जैसे कि मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, इनके साथ ये रिएक्ट करेगा। तो कैसे करेगा, यह अमोनिया और मीथेन के साथ रिएक्ट करके फिर अगेन क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया और मीथेन के साथ रिएक्ट करके वाटर कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। ठीक है, मीथेन और अमोनिया, मीथेन यानी CH4 और अमोनिया यानी NH3, इन दोनों के साथ जब वाटर ऑक्सीजन का जब रिएक्शन हुआ तो क्या बना, जैसे इसके साथ जब रिएक्शन हुआ तो वाटर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, इसके साथ रिएक्शन हुआ तो वाटर और कार्बन के ऑक्साइड्स ये फॉर्म हुए। अब साथ ही साथ क्या बना, ओजोन लेयर बना। इसके साथ साथ क्या बना बेटा, ओजोन लेयर बना। जब चूंकि ऑक्सीजन बना तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स यूवी रेज के प्रेजेंस में आपस में रिएक्ट किए और रिएक्ट करके उन्होंने क्या बनाया, ओजोन फॉर्मेशन किया। जब ओजोन बना तो ओजोन के कारण अल्ट्रा वायलेट रेज जो है फिल्टर होने लगी, थोड़ा सा जो है धरती की गर्मी भी थोड़ी, जो सन की वजह से जो हीट मिल रहा था वो भी थोड़ा कम हुआ, कुछ रेज वहाँ पर जो है कैप्चर होने लगे। तो एज इट कूल्ड, जैसे जैसे धरती ठंडी हुई तो वाटर वेपर फेल एज रेन। ठीक है ना, तो वाटर वेपर के फॉर्म में जो था वह धीरे धीरे कंडेंस हुआ। ठीक है, जब वाटर वेपर कंडेंस हुआ तो क्लाउड बना, जब क्लाउड बना तो रेन हुआ, तो रेन होने की वजह से धीरे धीरे और धरती ठंडी होती चली गई। और जब धरती का सरफेस जब ठंडा हुआ, जब अर्थ का सरफेस ठंडा हुआ तो जो वाटर जो उस पर रेन का आया वह वाटर जो है कलेक्ट हुआ। जो लो लैंड रीजन जो था उस गड्ढे वाले हिस्से में क्या हुआ, वाटर कलेक्ट हुआ, जो कि क्या बनाया, ओशंस एंड सीज का फॉर्मेशन किया। ठीक है ना, डिप्रेशंस में वाटर फिल इन डिप्रेशन एंड फॉर्म द ओशंस, वाटर जो है डिप्रेशन में भर करके क्या बनाया बेटा, ओशंस बनाया। ठीक है, अब इसी ओशन में लाइफ की शुरुआत हम लोग देखेंगे। लाइफ की शुरुआत कब है, लगभग 500 मिलियन ईयर्स एगो, मिलियन ईयर्स एगो को हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं, MYA, म्या। ठीक है, तो लाइफ अपीयर्ड अबाउट
100 मिलियन ईयर्स एगो, 500 मिलियन ईयर्स, ठीक है। और इसके लिए देखिए लुईस पास्चर, अब इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं जो ये बताते हैं कि कैसे जो है लाइफ की ओरिजिन हुई या लाइफ कहाँ से आया। इसको लेकर के अलग अलग साइंटिस्ट के अलग अलग कॉन्सेप्ट थे। कुछ लोगों का कहना था कि लाइफ जो है नॉन लिविंग थिंग से आई, कुछ लोगों का कहना है कि लाइफ जो है लाइफ से आई, तो कुछ लोगों का कहना था कि लाइफ जैसी दिखती है इस समय वैसी ही आई। तो इन सबों पर देखो क्वेश्चन कहाँ से बन सकते हैं बेटा। तो पहला एक कॉन्सेप्ट आता है लुईस पास्चर का, जिसमें ये कहा गया, लुईस पास्चर ने जो है एक्सपेरिमेंट करके ये बात बताई कि लाइफ से ही आ सकती है, ठीक है। लाइफ जो है लाइफ से ही आ सकती है, वह नॉन लिविंग थिंग से लाइफ की ओरिजिन नहीं हुई है। तो ये बात आप ध्यान रखोगे कि लुईस पास्चर एक्सपेरिमेंटली डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट लाइफ कम्स ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, ठीक है। लेकिन यहीं पर एक साइंटिस्ट आते हैं ओपेरिन एंड हाल्डेन। ओपेरिन कहाँ के हैं? रसिया के हैं। और हाल्डेन कहाँ के हैं? इंग्लैंड के हैं। हाल्डेन बिलोंग तो करते थे इंग्लैंड से, लेकिन बाद में उन्होंने जो है भारत की नागरिकता ली थी और लेकर के वो इंडिया के कोलकाता में जाकर के सेटल हो गए थे। तो इसीलिए कभी कभी ये भी पूछता है कि विच इंडियन साइंटिस्ट हैज़ गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, तो वह है हाल्डेन। क्योंकि हाल्डेन ने इंडिया की सिटीजनशिप ले ली थी, इसलिए उनको जो है इंडियन भी कंसीडर करते हैं। लेकिन रियली वो कहाँ से बिलोंग करते थे? वो इंग्लैंड से बिलोंग करते थे, ठीक है। इन्होंने क्या बताया, हाल्डेन और ओपेरिन ने बताया कि लाइफ कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। देखो बेटा यहां पर इस बात को ध्यान देना कि लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से लाइफ की ओरिजिन हुई। तो नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स कौन कौन से थे? तो वो नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स थे आपके आरएनए, प्रोटीन, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स, ये सब थे। तो इनका फॉर्मेशन, ठीक है, इन सब चीजों का फॉर्मेशन कहलाता है क्या? केमिकल इवोल्यूशन, ठीक है ना। यहाँ पर एक देखो ये बात आई है केमिकल इवोल्यूशन। जैसे अभी आपने देखा कि कैसे गैसेस बनी अर्थ पर, अर्ली अर्थ पर कैसे गैसेस बनी, तो यहाँ पर ये बात आती है कि उन गैसेस से कैसे केमिकल्स बने। तो उन गैसेस के आपस में रिएक्शन से केमिकल्स का फॉर्मेशन हुआ। तो वही केमिकल्स यहाँ पर जो है उन गैसेस के आपस में रिएक्शन से केमिकल्स का फॉर्मेशन हुआ, और वही केमिकल्स जो है वह बेसिस तैयार किए फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइफ। कैसे हुआ ये हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है। अर्ली अर्थ की कंडीशन पर क्वेश्चन पूछता है, कंडीशंस ऑन अर्थ। अर्ली अर्थ की कंडीशन कैसी थी? वह रिड्यूसिंग थी। उसमें देखिए हाई टेम्परेचर था, टेम्परेचर बहुत था, वोल्केनिक स्टॉर्म था, जगह जगह पर वोल्केनिक इरप्शंस हो रहे थे, और रिड्यूसिंग था। ये देखो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एटमॉस्फेयर कैसा था? रिड्यूसिंग था, ठीक है, यह रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। लेकिन उसमें क्या था? ये मीथेन, अमोनिया, ये सब वाटर वेपर, ये सब गैसेस प्रेजेंट थे। लेकिन एटमॉस्फेयर कैसा था? रिड्यूसिंग था, ऑक्सीजन की कमी थी, हाइड्रोजन ज़्यादा था, ठीक है। और स्टैनले मिलर का एक्सपेरिमेंट आता है, यूरे एंड मिलर का एक्सपेरिमेंट। ये अमेरिकन साइंटिस्ट हैं। इन्होंने जो है लेबोरेटरी स्केल पर इस बात को प्रूव किया जो ओपेरिन और हाल्डेन ने बताया था। ओपेरिन और हाल्डेन ने क्या बताया था? इन्होंने बताया कि सबसे पहले अर्थ पर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस थे, जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट करके वे जो है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाए। जैसे मीथेन था, अमोनिया था, वाटर वेपर था, ये सब आपस में रिएक्ट करके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जैसे आरएनए, डीएनए, हाँ, प्रोटीन, ग्लूकोज, ये कार्बोहाइड्रेट, ये सब चीज़ें बनाए, जिनके असेंबल होने से फर्स्ट लाइफ ओरिजिन हुई। तो लोगों ने कहा कि भाई आप इस बात को कह तो जरूर रहे हैं, ओपेरिन और हाल्डेन साहब आप ये बात कह तो जरूर रहे हैं कि उस समय जो है एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग था, ये मीथेन, अमोनिया, वाटर वेपर गैसेस प्रेजेंट थी, इनके आपस में रिएक्ट होने से जो है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, हाँ, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, अमीनो एसिड, ये सब चीज़ें बनी। लेकिन इसको कैसे आप प्रूफ करेंगे? तो उस बात को प्रूफ करने के लिए ये स्टैनले मिलर एंड यूरे नाम के साइंटिस्ट थे।
इन दोनों लोगों ने जो है एक्सपेरिमेंटली इस बात को प्रूफ किया। क्या उन्होंने अपने बात को प्रूफ करने के लिए क्या किया, एक ये पूरा सिस्टम तैयार किया, ठीक है ना, एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप तैयार किया। इस सेटअप में इन्होंने क्या किया कि एक बड़ा सा गैस चैम्बर लिया। उस चैम्बर में इन्होंने उस समय जो गैसेस प्रेजेंट थी, कौन कौन सी, मीथेन, अमोनिया, वाटर वेपर और हाइड्रोजन। इसमें देखिए मीथेन, अमोनिया, वाटर वेपर और हाइड्रोजन, जिन जिन गैसेस के विषय में ओपैरिन और हाल्डेन ने बताया था, वो गैसेस जो है इन्होंने लिया, बताया कि ये गैसेस इन्होंने जो है इस चैम्बर में लिया। लेने के बाद क्या किया कि उस समय चूंकि वल्केनिक इरप्शन हो रहा था, बहुत सा टेम्परेचर अर्थ का बहुत हाई था, हाई टेम्परेचर होने की वजह से वाटर वेपर जो है थे, तो वेपर के लिए इन्होंने क्या किया कि एक जगह वाटर लिया, एक दूसरे चैम्बर में, दूसरे फ्लास्क में वाटर लिया और उस वाटर को हीट किया, ठीक है। और जब इस वाटर को उन्होंने हीट किया तो वाटर से वेपर निकले। ये वेपर जो है जाकर के, ये वेपर जो निकले, ये वेपर जो है इस रास्ते से कहाँ गए, सीधे इसमें आए, चैम्बर में आए। और इतना ही नहीं, इस चैम्बर में इन्होंने इलेक्ट्रोड लगा करके इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज किया, लगभग 800 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर जनरेट किया, 800 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर जनरेट किया यहाँ पर इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज करके। और जिस डिस्चार्ज के कारण ये गैसेस जो थी, ठीक है, ये आपस में रिएक्ट की, और इस रिएक्शन के बाद चूंकि जो भी मटेरियल बना वो वाटर में बना, वाटर में गिरा, तो वाटर उस समय वह कूलिंग एजेंट का काम कर रहा था, तो इसके लिए नीचे इन्होंने कंडेंसर लगा दिया, ताकि जो कुछ भी यहाँ पर रिएक्शन द्वारा बन रहा है उसे हम कंडेंस कर सकें, उसे हम कंडेंस कर सकें। तो यहाँ पर कंडेंसर लगा दिया ताकि ये कंडेंस हो सके, ठंडा हो सके। ठंडा होने के बाद वो चीज़ जो है, जो भी थी वो यहाँ पर कलेक्ट हुई, ठीक है ना। और ये रिएक्शन जो है इन्होंने कुछ दिनों के लिए छोड़ा कि ऐसे ये चलने दो इस रिएक्शन को, ठीक है। उसके बाद कुछ दिनों बाद इन्होंने पाया कि यहाँ पर नीचे जो है कुछ लिक्विड जो है वह कलर्ड लिक्विड, ठीक है, येलो पिंक कलर जो है लिक्विड जो है इनको मिला यहाँ पर। जिस लिक्विड को जब इन्होंने एनालाइज किया तो पाया कि सच में उसमें न्यूक्लियोटाइड्स हैं, उसमें अमीनो एसिड्स हैं, उसमें जो है प्रोटीन के पार्ट हैं, ग्लूकोज के पार्ट हैं। तो इन्होंने कहा कि ट्रेसेस हैं। तो इन्होंने कहा कि निश्चित रूप से जो ओपैरिन और हाल्डेन ने जो बात बताई थी वो बात सही है, तभी तो ये जो है ये चीज़ें यहाँ पर बन रही हैं। तो इस बात पे यहाँ पर देखो बेटा, एक क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि कौन कौन सी गैसेस उन्होंने लिया था। तो ये बात हमेशा ध्यान रखोगे बेटा कि मीथेन, अमोनिया, वाटर वेपर और हाइड्रोजन, ठीक है ना, ये गैसेस लेकर के उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था। अक्सर जो है बच्चे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन में कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड मान लेते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का, ठीक है। चलो अब आगे आता है कि द फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ। तो सबसे पहले जो लाइफ का फॉर्म बना वो कैसा था, नॉन सेलुलर था, उसमें कोई सेलुलर कंपोनेंट नहीं था, ठीक है ना, वो नॉन सेलुलर था, लेकिन लिविंग सिस्टम जो है वो लिविंग सिम्टम्स दे रहा था वो, ठीक है। तो नॉन सेलुलर लाइफ फॉर्म कब ओरिजिन हुई उसकी, 3 बिलियन ईयर्स बैक, ठीक है, 3 बिलियन ईयर्स बैक जो है एक नॉन सेलुलर लाइफ फॉर्म की ओरिजिन हुई। जाइंट मॉलिक्यूल्स जैसे कि डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड्स, ये सब बने। आरएनए सबसे पहले बनने वाला जेनेटिक मटेरियल है, इस बात को ध्यान देंगे। आरएनए सबसे पहले बनने वाला जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए इस समय का सबसे डोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन आरएनए उससे पहले का बना हुआ है। इवोल्यूशन में सबसे पहले आरएनए का फॉर्मेशन है। उसके बाद क्या हुआ, कि फर्स्ट सेल्यूलर फॉर्म इज पॉसिबल अबाउट 2000 मिलियन ईयर्स एगो। लेकिन सेल्यूलर फॉर्म की ओरिजिन कब मानी जा रही है, 2000 मिलियन ईयर्स एगो, ठीक है। और ये कैसा था, ये सिंगल सेल था, ऐसा एज्यूम किया जाता है कि दिस वर सिंगल सेल, ये सिंगल सेल हुआ करते थे, ठीक है।
लेकिन यह ओरिजिन कहाँ पर हो रही है? यह ओरिजिन जो है वाटर में ही हो रही है। तो एंशियंट सी में, एंशियंट ओशन में ही जो है ओरिजिन ऑफ लाइफ हुई। सबसे पहले लाइफ किस रूप में हुई? ए सेलुलर फॉर्म में हुई। ए सेलुलर फॉर्म में बनने वाली लाइफ धीरे धीरे चेंज हुई और चेंज होकर के जो है फिर सेलुलर फॉर्म में बदली, और सेलुलर फॉर्म में भी बदल करके पहले जो है वह नॉन फोटोसिंथेटिक थी, हेट्रोट्रॉफिक थी, अपने अगल बगल प्रेजेंट जो भी ऑर्गेनिक मैटर था उसी को कंज्यूम करती थी। लेकिन जब धीरे धीरे ऑर्गेनिक मैटर उसके सराउंडिंग का ख़त्म हो गया तो फिर अब वो कैसी हो गई? अब उसे जिंदा रहने के लिए कुछ कहीं से जो है फूड लाना था, तो फूड तो कहीं था ही नहीं उसके आसपास। तब उसने जो है फोटोसिंथेसिस के लिए प्रयास किया और सबसे पहला जो है फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म जो है डेवलप हुआ। ठीक है, क्लोरोफिल जैसा कुछ कंपाउंड उसमें डेवलप हुआ होगा जिससे वो फोटोसिंथेसिस करने लगा, और जब फोटोसिंथेसिस किया तो ऑक्सीजन भी डेवलप हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर बात आ रही है बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ लाइफ। बायोजेनेसिस दैट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ across slowly through the evolutionary forces from non-living molecules। ठीक है, कह रहा है कि बायोजेनेसिस, फर्स्ट लाइफ की बायोजेनेसिस आपने कहा, इस पूरे कंक्लूजन में क्या देखा कि फर्स्ट लाइफ की ओरिजिन कहाँ से हुई है? फ्रॉम द नॉन सेलुलर सब्सटेंसेस। ठीक है, नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स जैसे आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड्स, ये सब क्या है? ये सब नॉन लिविंग सब्सटेंसेस हैं। तो इन्हीं से सबसे पहले लाइफ की ओरिजिन हुई। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा मैंने बताया अभी आपको कि सबसे पहले जो है लाइफ फॉर्म जो तैयार हुआ वह लाइफ फॉर्म कैसा था? वह हेट्रोट्रॉफिक था। अपने आसपास में जो भी ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट रहते थे उसी को कंज्यूम करता था और उसी से अपना फूड प्रोडक्शन करता था। लेकिन बाद में जब आसपास के जब सराउंडिंग के ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम हो गए तब लाइफ को ऑटोट्रॉफिक होना पड़ा और उसने अपने अंदर क्लोरोफिल डेवलप किया। क्लोरोफिल डेवलप किया तो फोटोसिंथेसिस किया, फोटोसिंथेसिस हुआ तो ऑक्सीजन बना। जब ऑक्सीजन बना तो धीरे धीरे ऑक्सीजन का लेवल जो है जब ज़्यादा हुआ एटमॉस्फेयर में तो ओजोन का लेयर और स्ट्रांग हुआ। जब ओजोन बना तो यूवी रेस का जो है धरती पर आना कम हुआ। और दूसरी बात यह कि जब वह ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने लगा तो मेटाबॉलिज्म और फास्ट हुआ। ठीक है, और इवोल्यूशनरी प्रोसेस और फास्ट हुआ, इवोल्यूशनरी चेंजेस और फास्ट हुए। ठीक है, तो इस तरीके से पहले जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, फिर उसके बाद मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, इस तरीके से धीरे धीरे सीक्वेंसेस में नए ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन अब इन सब बातों से पहले एक बात और जाननी है आपको कि कुछ इवोल्यूशनरी थियरीज पर भी क्वेश्चन आते हैं। इवोल्यूशनरी थियरी पर भी, थियरीज ऑफ इवोल्यूशन पर भी क्वेश्चन आते हैं, जिसमें जो है पहला एक आपका साइंटिस्ट आते हैं चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने, जिनके विषय में आप जानते हो कि इन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, ये कुछ इनकी जो थियरी है वह बहुत ही पॉपुलर थियरी है। तो इसमें जो है इन्होंने एक्चुअली इनका काम क्या था डार्विन का? डार्विन एक नेचुरलिस्ट थे। ये जो है अपनी एक जहाज, इनकी जहाज नहीं थी, ये रॉयल शिप थी, रॉयल शिप थी। वो राजा से अपने की जहाज को लेकर के HMS बीगल से जो है ये कई आइलैंड्स की जो है यात्रा करते थे, समुद्री यात्रा करते थे। कई आइलैंड्स पर ये जाते थे, वहाँ के जो है प्लांट्स और एनिमल्स की स्टडी करते थे। तो मेन इनका जो वर्किंग फील्ड था उसे कहते हैं गालापागोस आइलैंड। ठीक है, तो मेन इनका जो वर्किंग एरिया था वो क्या था? गालापागोस आइलैंड था। वहाँ पर ये घूम घूम करके जो है तरह तरह के एनिमल, प्लांट्स वगैरह की स्टडी वहाँ पर उन्होंने किया। करने के बाद इन्होंने क्या पाया? इन्होंने पाया कि कंक्लूजन इन्होंने कहा कि एग्जिस्टिंग लिविंग फॉर्म्स शेयर सिमिलरिटी टू वेरिंग डिग्रीज not only among themselves but also with the life forms that exist millions of years। देखो, कहने का मतलब ये कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो भी नए कैरेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं वो नए कैरेक्टर्स जो है वह ऑर्गेनिज्म में कहाँ से आए हुए हैं? उसके एंसेस्टर से आए हुए हैं।
एंसेस्टर में वो कैरेक्टर कैसे डेवलप हुए हैं, तो इसके लिए इनके कई सारे स्टेप्स आते हैं, डार्विन की कई सारी जो है बातें आती हैं, जिसमें इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा था कि जैसे कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है उसमें रिप्रोडक्शन का पावर होता है, वह रिप्रोड्यूस करता है, अपनी संख्या को बढ़ाता है, और जब उसकी संख्या बढ़ती है तो सराउंडिंग में चूंकि जो रिसोर्सेस हैं वो लिमिटेड हैं, तो जब रिसोर्सेस लिमिटेड हैं तो उन रिसोर्सेस के लिए, फूड के लिए, स्पेस के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए ऑर्गेनिजम्स को आपस में स्ट्रगल करना पड़ता है। तो जब वो स्ट्रगल करना शुरू करेंगे तो उस स्ट्रगल के दौरान वे ऑर्गेनिज्म जो कि सुपीरियर मोस्ट होंगे वो तो सर्वाइव करेंगे, और जिनमें कैरेक्टर्स, जिनके अंदर एडवांस कैरेक्टर नहीं होंगे वो धीरे धीरे एलिमिनेट आउट हो जाएंगे। तो इसके लिए उन्होंने कहा था कि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। तो जब कंपटीशन बढ़ता है, रिसोर्सेस लिमिटेड होते हैं, उसको पाने वाले कई सारे लोग हो जाते हैं, तो आपस में स्ट्रगल करना शुरू करते हैं। जब वो स्ट्रगल करेंगे तो ऐसी स्थिति में ऐसा मेंबर जिसके पास एडवांस कैरेक्टर होंगे, जो कैरेक्टर की वजह से वो सरवाइव कर सकता है उस चेंज इन्वायरमेंट में, वो आसानी से सरवाइव करेगा और अदर लोग एलिमिनेट आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बात उन्होंने कहा था कि मेनी सच लाइफ फॉर्म्स डू नॉट एग्जिस्ट एनी मोर, बहुत सारे लाइफ फॉर्म्स जो है मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। अ कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स, न्यू फॉर्म्स ऑफ लाइफ अरोज एट डिफरेंट पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ अर्थ। ठीक है, एक्चुअली इनका जो कहना था कि नेचर में चेंज हो रहा है, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो उस चेंज के अकॉर्डिंग, जैसे स्ट्रगल की बात इन्होंने कहा था, तो वह स्ट्रगल के कई पॉइंट्स थे। कुछ था जो कि इन्वायरमेंट के साथ था स्ट्रगल, कुछ आपस में स्ट्रगल था। तो इन्वायरमेंट के चेंज के अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनिज्म अपने को नहीं एडजस्ट कर पाएगा, जिसके पास वो कैरेक्टर नहीं होंगे जिन कैरेक्टर से वो चेंज ऑफ द इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट कर सके, डेफिनेटली दैट हैज़ टू बी एलिमिनेटेड आउट, उसे जो है निकलना पड़ेगा, उसे ख़त्म होना पड़ेगा। ठीक है, तो वही बात वो कह रहे हैं कि जब जैसे जैसे जो है अर्थ में चेंजेज आए, जैसे जैसे अर्थ के इन्वायरमेंट में चेंज आया, ऑर्गेनिज्म को उसी के अकॉर्डिंग अपने को एडजस्ट करना पड़ा। जो एडजस्ट कर सका वो सरवाइव किया, जो नहीं कर सका वो एलिमिनेट आउट हो गया। ठीक है, इसीलिए जो वेरिएशंस होते हैं वो एक मेजर रोल प्ले करते हैं ड्यूरिंग दिस इवोल्यूशन प्रोसेस। इवोल्यूशन में वेरिएशंस का एक मेजर रोल होता है, क्योंकि जो कुछ वेरिएशंस ऐसे होते हैं जो ऑर्गेनिज्म को उसके इन्वायरमेंट में एडजस्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये देखिए, दोज कैरेक्टरिस्टिक विच एनेबल सम टू सर्वाइव बेटर इन द इन्वायरमेंटल कंडीशंस वुड आउटब्रीड अदर्स दैट आर लेस एंडोव्ड टू सर्वाइव अंडर सच अ नेचुरल कंडीशंस। देखो, ये बात बहुत बढ़िया बात इन्होंने कहा है। इनका जो कॉन्सेप्ट था कि सर्वाइवल उसी को हम लोग मानेंगे, ठीक है ना, उसी को हम लोग बेस्ट ऑर्गेनिज्म मानेंगे, एडाप्टेड ऑर्गेनिज्म मानेंगे, जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करे, चेंज ऑफ द इन्वायरमेंट में जो रिप्रोड्यूस करे वही क्या है, सुपीरियर है, वही बेस्ट है। जो चेंज ऑफ द इन्वायरमेंट में जो रिप्रोड्यूस करेगा वही जो है बेस्ट होगा, ऐसा इनका मानना था। क्योंकि अगर हम कहते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को वह इन्वायरमेंटल चेंज के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लिया, तो वह एडजस्ट कर लिया तो डेफिनेटली दैट विल रिप्रोड्यूस एंड नेक्स्ट जनरेशन विल अपीयर। और अगर वो नेक्स्ट जनरेशन नहीं अपीयर हो रही है, उसके कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जा रहे हैं, यानी कि वह एडजस्ट नहीं किया है, और उसी के साथ वह पूरा जीनोटाइप रिमूव आउट हो जाएगा। ठीक है, तो फिटनेस ऑफ द इंडिविजुअल आर पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू डार्विन इज द रिप्रोडक्टिव फिटनेस। देखो, ये बात है कि फिटनेस क्या है, डार्विन के हिसाब से कोई भी ऑर्गेनिज्म कब फिट माना जाएगा, जबकि वह रिप्रोडक्टिवली फिट हो। इसलिए जो फिट होगा वह रिप्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ही कॉल्ड इट नेचुरल सिलेक्शन एंड implied it as a mechanism of evolution। उन्होंने इस बात को जो है नेचुरल सिलेक्शन कहा था कि नेचर में होने वाले चेंज के अकॉर्डिंग जो अपने को एडजस्ट कर पा रहा है
वो तो सर्वाइव करेगा, वो रिप्रोड्यूस करेगा, और जो नहीं एडजस्ट कर पाएगा वो फिर एलिमिनेट आउट हो जाएगा। उसी समय में सेम टाइम में एक दूसरे साइंटिस्ट थे, अल्फ्रेड वेलेस। अल्फ्रेड वेलेस ने जो है, इन्होंने काम किया था, वर्कड इन मैले आर्चिपेलागो पर उन्होंने काम किया था, और उन्होंने सेम कंक्लूजन निकाला था, हैड कंक्लूडेड सिमिलर टू द डार्विन। इससे क्वेश्चन बनता है कि वो कौन है, कौन साइंटिस्ट है जिसने जो है डार्विन जैसा कंक्लूजन निकाला था। ठीक है, तो वह कौन है, वो वेलेस है। ठीक है, इसके बाद आता है कि एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन। तो एविडेंसेस की यदि हम बात करें तो इसमें सबसे पहला एविडेंस आता है फॉसिल। फॉसिल क्या है, ये डेड रिमेन्स होते हैं किसी भी प्लांट या एनिमल्स के। कहाँ पर रिमेन कैसे हैं ये, इसलिए हैं क्योंकि जो सेडिमेंट्री रॉक आप लोग जानते होंगे, जैसे कोई भी प्लांट या कोई भी एनिमल बॉडी डेड पड़ी हुई है तो सेडिमेंट्री रॉक बनता है डिपोजिशन से। ठीक है ना, सिल्ट या सैंड के डिपोजिशन से सेडिमेंट्री रॉक बनता है। तो उस बॉडी के चारों तरफ धीरे धीरे जो है डिपोजिशन बनता चला जाता है, और एक समय आता है कि मोटी सी लेयर वहाँ पर जम जाती है, जिस मोटी लेयर के अंदर ऑक्सीजन और मॉइस्चर की कमी हो जाती है, और ऑक्सीजन और मॉइस्चर के अब्सेंस में अब उस बॉडी का, जो भी प्लांट या एनिमल बॉडी वहाँ पड़ी हुई है, उसका डिकम्पोजिशन नहीं होगा, तो वह उसी रूप में जितना डिकम्पोज हो चुका है उसके बाद वह वैसे ही बहुत सालों तक वो पड़ा रह सकता है। तो इस फॉर्म को, इस तरीके के स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या कहते हैं, फॉसिल्स कहते हैं। तो ये फॉसिल्स जो है ये हमें बताते हैं, एविडेंसेस के कई सारे राज ये खोलते हैं। ये डिफरेंट एज के फॉसिल्स जो है हम लोग पता कर सकते हैं कार्बन डेटिंग के माध्यम से। ठीक है, रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग के माध्यम से हम उसका लाइफ पता कर सकते हैं, और कि वो कितने साल पहले का फॉसिल है, और उसका शेप या उसमें बोन या स्केलेटन जो कुछ भी अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग उनकी बॉडी शेप के विषय में पता कर सकते हैं। बॉडी शेप के आधार पर और भी चीज़ों को हम लोग एज्यूम कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि ये ऐसे रहे होंगे। ठीक है, तो स्टडी ऑफ फॉसिल इन डिफरेंट सेडिमेंट्री लेयर्स इंडिकेट द जियोलॉजिकल पीरियड इन विच दे एग्जिस्ट। देखो ये बात बढ़िया है क्वेश्चन, कि जिसमें जो है फॉसिल डिफरेंट सेडिमेंट्री लेयर्स, फॉसिल में कई सारे लेयर्स होते हैं, तो उसमें जो डिफरेंट लेयर्स हैं वह बताते हैं, वह जियोलॉजिकल पीरियड को बताते हैं। ठीक है ना, जियोलॉजिकल क्लॉक को बताते हैं कि कितने पीरियड पुराना, कितने साल पुराना ये होगा। ठीक है, फिर है कि स्टडी शोड दैट लाइफ फॉर्म्स वेरीड over time and certain life forms are restricted to certain geological time scale। ये बात बढ़िया है भाई, कि अब जियोलॉजिकल स्टडी करके हम ये पता कर सकते हैं, जियोलॉजिकल जब स्टडी की गई तो ये पता चला कि कुछ लाइफ फॉर्म्स जो है वह अलग अलग टाइम स्केल में जो है ये डेवलप होते रहे, लेकिन कुछ लाइफ फॉर्म्स जो है किसी एक पर्टिकुलर टाइम स्केल के बाद डिसअपीयर हो गए, आगे वो दिखे ही नहीं। ठीक है, जैसे कि डायनासोर को आप बताते हो, तो डायनासोर क्या हुए, एक समय के साथ जो है जुरासिक पीरियड में ही वो समाप्त हो गए, खत्म हो गए, उसके बाद फिर उनका आगे नहीं मिला, यानी कि वह आगे क्या हो गए, ट्रांसफॉर्म हो गए, इवॉल्व हो गए किसी दूसरे में। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, पैलेंटोलॉजिकल स्टडी ऑफ फॉसिल, या फॉसिल के थ्रू जो एविडेंसेस मिलते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस कहते हैं। ठीक बेटा, जैसे अगर हम देखें फॉसिल्स के लिए, तो देखिए ये जो है फॉसिल्स आपके, ये किसका है, ये आर्कियोप्टेरिक्स का फॉसिल है। ये किसका है, आर्कियोप्टेरिक्स का फॉसिल है, जिसे आप लोग क्या कहते हो, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। ये इसके बहुत सारे कैरेक्टर रेप्टाइल के हैं, बहुत सारे कैरेक्टर बर्ड्स के हैं। तो इससे पता चलता है कि बर्ड्स का इवोल्यूशन कहाँ से हुआ है, रेप्टाइल से ही हुआ है, रेप्टाइल से बर्ड्स का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, इससे पता चल जाता है। ये देखिए ये डायनासोर है,
ये डायनासोर है, डायनासोर का फॉसिल। ये सेडिमेंट्री रॉक है, इस रॉक के अंदर से ये फॉसिल जो है धीरे धीरे एरोड करके निकाला गया है। ठीक है, ये देखिए, ये इनके फॉसिल्स से ही जो है, फॉसिल्स के माध्यम से ही जो है ये पूरा स्टडी करके पता किया गया कि ये जुरासिक, ये डायनासोर फैमिली का कैसे जो है इवोल्यूशन है। जैसे देखिए इसमें क्या है, इसमें है ब्रैकियोसारस, उससे निकला क्या, स्टेगोसारस, फिर आर्कियोप्टेरिक्स, क्रोकोडाइलियन एंड टेरेंटोडॉन। टेरेंटोडॉन क्या था, वो फ्लाइंग था, उसी से जो है बर्ड्स का फॉर्मेशन है। फिर इसी से जो है ये जो ब्रैकियोसारस है, इससे क्या निकला, इससे निकला है आपका टिराइनोसारस। और इधर जो है स्टेगोसारस, ये इवॉल्व हो गया किसमें, ट्राइसोप्टॉप्स। ठीक है, ये क्या है, ट्राइसेरोटॉप्स, ट्राइसेरोटॉप्स में इवॉल्व हुआ। तो इस तरीके से ये जो इवोल्यूशन का एविडेंस आप यहाँ पर देख पा रहे हो, एक जो ये ट्री डेवलप हुई, ठीक है ना, एक जो चेन मिला हमें, वो कहाँ से मिला, वह फॉसिल के स्टडी से मिला। ठीक है ना, इसे हम लोग फॉसिल के स्टडी से पाए। ठीक बेटा, तो ये इंपॉर्टेंस है फॉसिल का। अब इसके बाद आता है होमोलॉगी। होमोलॉगी का मतलब होता है कि जहां पर ऐसे आर्गन्स विच आर सेम इन बेसिक स्ट्रक्चर बट डिफरेंट इन फंक्शन, सेम इन स्ट्रक्चर बट डिफरेंट इन फंक्शन। इसको बस सिंपल याद रखिएगा कि सेम इन स्ट्रक्चर बट डिफरेंट इन फंक्शन। स्ट्रक्चर तो ये सेम रखते हैं, लेकिन फंक्शंस इनका डिफरेंट होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, व्हेल, बैट, चीता, ह्यूमन बीइंग, ये सभी क्या हैं, ये सभी मैमल हैं, और इन सबों का जो फोर लिम्स का बेसिक स्ट्रक्चर है वो सेम है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फोर लिम्ब इज सेम बट फंक्शंस आर डिफरेंट। जैसे व्हेल में यह स्विमिंग में हेल्प करेगा, फ्लिपर्स है, बैट में फ्लाइंग में हेल्प करेगा, चीता में रनिंग में हेल्प करेगा, ह्यूमन बीइंग में किसी चीज को पकड़ने में हेल्प करेगा। तो बेसिक स्ट्रक्चर सबका सेम है बट फंक्शन डिफरेंट है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, होमोलॉगस ऑर्गन्स कहते हैं। ठीक है ना, तो थ्रू दीज फोर लिम्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस इन दीज एनिमल्स, दे हैव द सेम एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स। तो ऐसा ही माना जाता है कि दीज एनिमल्स इवॉल्व फ्रॉम द सिमिलर एंसेस्टर। ठीक है, तो हेंस इन दीज एनिमल्स द सेम स्ट्रक्चर डेवलप्ड along डिफरेंट डायरेक्शन। सेम इंडिविजुअल से, ठीक है, सेम इंडिविजुअल से डिफरेंट डायरेक्शन में जो है डिफरेंट स्ट्रक्चर जो है डेवलप हुए हैं। दे हैव द कॉमन एंसेस्ट्री। ये किस बात को इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कॉमन एंसेस्ट्री की। ये कॉमन एंसेस्ट्री को इंडिकेट करता है कि इनके एंसेस्टर कॉमन रहे होंगे। ठीक है बेटा, और यही जो है, क्योंकि ये बता रहा है कि कॉमन एंसेस्टर से ये इन सबों का इवोल्यूशन हुआ है, कई दिशाओं में कई तरह के ऑर्गेनिज्म डेवलप हुए हैं। तो इसलिए यह क्या कहलाता है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को इंडिकेट करता है। डाइवर्जेंट का मतलब क्या हुआ कि जैसे एक पॉइंट से कई तरफ जब चीजें निकलती हों तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट कहते हैं। तो यह डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होता है कि दिस इज डाइवर्जेंट इवोल्यूशन एंड दीज स्ट्रक्चर्स आर होमोलॉगस। यह डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को इंडिकेट करता है एंड दे इंडिकेट द कॉमन एंसेस्ट्री। ये कॉमन एंसेस्ट्री को इंडिकेट करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर थॉर्न्स ऑफ बाउगेनविलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ कोकोरबिट्स। थॉर्न्स ऑफ बाउगेनविलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ कोकोरबिट, ये दोनों जो है ये एक्सिलरी बर्ड से निकलते हैं, उसी के मॉडिफिकेशन है, लेकिन फंक्शन दोनों का अलग है। एक जगह थॉर्न है जो कि प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, दूसरी जगह टेंड्रिल है जो कि क्लाइंबिंग में हेल्प करता है प्लांट को। तो बेसिक स्ट्रक्चर सेम है, ओरिजिन पॉइंट एक है, लेकिन काम अलग अलग है। इससे हम लोग क्या कहते हैं, इसको होमोलॉगस कहते हैं। होमोलॉगी, यहाँ पे ये होमोलॉगी इंडिकेट करता है। एंड होमोलॉगी इज बेस्ड ऑन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन
वेयर एज एनालॉगी रिफर्स टू द सिचुएशन एग्जैक्टली अपोजिट। एनालॉगस जस्ट अपोजिट होता है, उसमें कई अलग अलग एंसेस्ट्री के मेंबर्स जब सेम स्ट्रक्चर रखे हों और सेम फंक्शन परफॉर्म करते हों तो उसे हम लोग एनालॉगी कहते हैं, जिसको अभी हम लोग देखेंगे। पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स, जैसे ये थॉर्न्स ऑफ बाउगेनविलिया, देखिए ये भी यहीं से निकल रहा है एक्जिली बर्ड से, और यहाँ पर कुकुरबिट्स में भी ये भी एक्जिली बर्ड से यहाँ से निकल रहा है, एक्सिस से निकल रहा है। तो ये इंडिकेट करता है कि ओरिजिन तो सेम है लेकिन फंक्शन अलग है। ये क्लाइंबिंग में हेल्प करेगा, ये प्रोटेक्शन में हेल्प करेगा। यहाँ पे देखिए सबके जो है 4 लिम्स अलग हैं, फंक्शन सबका अलग है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर सब में सेम है। देखिए ह्यूमरस सब में है, रेडियोल्ना सब में है, फैलेंजेस सब में है, तो सबके पास बेसिक स्ट्रक्चर तो एक जैसा है। ठीक है, सबके पास बेसिक स्ट्रक्चर तो एक जैसा है लेकिन फंक्शन सबका अलग अलग है। ठीक है, इसलिए क्या है, ये इंडिकेट करता है कि इनके एंसेस्टर एक रहे होंगे। ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को शो करता है। एनालॉगी की बात करें तो एनालॉगी में क्या होगा कि सेम फंक्शन, इसके लिए लिखते हैं कि सेम फंक्शन बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर्स यहां अलग अलग हैं जबकि फंक्शन सबका क्या है, सेम है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स, ये दोनों का काम क्या है, उड़ना, लेकिन दोनों में जो है बेसिक स्ट्रक्चर अलग है। जैसे बर्ड्स में वहां पर बोन की सपोर्टिंग होती है, बोन है, विंग्स में बोन है, लेकिन बटरफ्लाई में कोई बोन नहीं होता है। ठीक है ना, लेकिन एनाटॉमी सबकी, एनाटॉमी सिमिलर तो नहीं है लेकिन सबकी फंक्शन जो है वो सेम है। हेंस एनालॉगी इज द स्ट्रक्चर्स एज ए रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ये किसको शो करता है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को शो करता है। बेटा यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि एनालॉगी कन्वर्जेंट को शो करता है कि डाइवर्जेंट को, तो एनालॉगी कन्वर्जेंट को शो करता है, होमोलॉगी डाइवर्जेंट को शो करता है। एनालॉगस ऑर्गन कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, होमोलॉगस ऑर्गन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक बेटा, कुछ दूसरे एग्जांपल्स भी हैं, जैसे कि द आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स हैं, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन्स हैं। ये सब जो है एनालॉगस ऑर्गन्स हैं, फंक्शन तो सेम है लेकिन स्ट्रक्चर जो है, बेसिक स्ट्रक्चर सबका अलग अलग है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये पता चलता है कि ऐसा क्यों हुआ। अगर हम इस पे जाएं कि एनालॉगी के पीछे रीजन क्या है, व्हाट रीजन इज देयर बिहाइंड एनालॉगी, तो एनालॉगी के पीछे रीजन ये होता है कि ऑर्गेनिज्म आर ऑफ डिफरेंट एंसेस्ट्री वर लिविंग इन द सेम इन्वायरमेंट। डिफरेंट एंसेस्ट्री के ऑर्गेनिज्म एक ही इन्वायरमेंट में रह रहे होंगे और उस इन्वायरमेंट में एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करना उनके लिए मस्ट रहा होगा, एंड टू परफॉर्म दैट पर्टिकुलर फंक्शन दे हैव डेवलप्ड द कॉमन स्ट्रक्चर विद डिफरेंट एनाटॉमी। जैसे अगर हम बात करें तो इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स दोनों के एंसेस्टर एक ही क्लाइमेट में रहा करते रहे होंगे जहाँ पर उड़ना जरूरी रहा होगा, एंड टू फ्लाई दे हैव डेवलप्ड द विंग्स बट द ओरिजिन ऑफ विंग इज डिफरेंट। विंग की ओरिजिन तो डिफरेंट रही लेकिन दोनों के पास विंग डेवलप हुआ जिससे वो उड़ पाए। ठीक बेटा, तो ये बात को हमेशा याद रखना है आपको। जैसे स्वीट पोटैटो और पोटैटो, इन दोनों को फूड स्टोर करना है। स्वीट पोटैटो जो है रूट का मॉडिफिकेशन है जबकि पोटैटो जो है स्टेम का मॉडिफिकेशन है। दोनों फूड स्टोर करते हैं, दोनों अंडरग्राउंड है, दोनों जमीन के अंदर हैं, लेकिन एक रूट है दूसरा स्टेम है। जैसे देखिए यहां पर, देखिए ये स्वीट पोटैटो, ये स्वीट पोटैटो हो गया और ये पोटैटो हो गया। दोनों जो है ये रूट है और ये स्टेम है। दोनों जो है फूड स्टोर करते हैं लेकिन दोनों जो है अलग अलग है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, जैसे अब यहां पर देखिए, यहां पर दिखाया गया आपका
ये शार्क में है ये फिन, ठीक है, और ये व्हेल का फिन है, डॉल्फिन का फिन है, ये पेंगुइन का है। तो इन दोनों में डिफरेंस है, इन दोनों में डिफरेंस है, लेकिन फंक्शन सेम है, फंक्शन सेम है, पानी में तैरने में सब हेल्प कर रहे हैं, लेकिन फंक्शन स्ट्रक्चर जो है दोनों का अलग अलग है। तो ये सब क्या है, ये सब एनालॉगस ऑर्गन्स हैं। ये इंडिकेट करता है कि इनके एंसेस्टर पानी में रहे होंगे, जिनमें तैरना जिनकी जरूरत रही होगी, अब तैरने के लिए अलग अलग ऑर्गन्स अब डेवलप किए, अलग अलग जो है मतलब बेसिक अलग अलग एनाटॉमी से सेम एक जैसा मिलता जुलता ऑर्गन डेवलप किए, जिससे उनको तैरने में आसानी हुई। अब आता है मॉलिक्यूलर सिमिलरिटी की बात आती है। मॉलिक्यूलर सिमिलरिटी ये कहता है बेटा कि इवोल्यूशन में हम लोग कभी कभी ये भी देखते हैं कि जब एक ग्रुप के मेंबर हैं तो उनमें निश्चित रूप से उनकी बायोकेमिस्ट्री भी एक जैसी होगी, उनके मॉलिक्यूल्स भी, उनके बॉडी में पाए जाने वाले जो बायोमॉलिक्यूल्स होंगे उनमें भी सिमिलरिटी होगी। तो यहाँ पर है कि सिमिलरिटी इन प्रोटीन्स, जीन्स, परफॉर्मिंग, ये भी जो है ये ऑर्गेनिजम्स को जो है ये दिखाते हैं कि इनकी इवोल्यूशन इनका किस डायरेक्शन में है, कि जिससे उनकी सिमिलरिटी होगी वो सब एक एंसेस्ट्री से बिलोंग करेंगे, ठीक है। तो बायोकेमिकल सिमिलरिटीज पॉइंट द सेम शेयर द एंसेस्ट्री, ठीक है ना। तो एक बायोकेमिस्ट्री के मेंबर्स एक जैसी एंसेस्ट्री रखते हैं, ठीक है। आगे हम लोग बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म की बात करते हैं। इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म क्या है भाई, यह डार्विन के ही कॉन्सेप्ट पर है। जैसे डार्विन ने कहा था कि नेचर में चेंज होगा, ऑर्गेनिज्म उस चेंज के अकॉर्डिंग अपने को एडजस्ट करेगा, जो नहीं एडजस्ट कर पाएगा वो खत्म हो जाएगा, वो एलिमिनेट आउट हो जाएगा। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। तो उसी से संबंधित एक कहानी है यहाँ पर, जिस कहानी को आपकी किताब में दिया हुआ है और इस पे क्वेश्चन बनता है। ये है इवोल्यूशन ऑफ डार्क माथ फ्रॉम द वाइट माथ। तो इसमें जो है बेस्टान बेटुलेरिया नाम का एक माथ है, बेस्टन बेटुलेरिया नाम का एक माथ है। ये देखिए, ये है बेस्टान बेटुलेरिया। तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो पहले इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले क्या था कि टीक ट्री पर व्हाइट कलर के जो है लाइकेंस, ये आप देख सक रहे हो, ये व्हाइट लाइकेंस हैं। इन व्हाइट लाइकेंस पर, इन व्हाइट कलर के लाइकेंस पर व्हाइट कलर की माथ जो है बेस्टान बेटुलेरिया, ये बड़े आसानी से छिप जाया करती थी, ठीक है ना, और कोई देख के पकड़ ही नहीं पाएगा कि वो माथ किधर है। तो जो प्रीडेटर थे वो भी कंफ्यूज हो जाते थे, वो जाते जरूर थे इनको खाने के लिए, लेकिन वो कंफ्यूज हो जाते थे। तो इनका बड़ा अच्छा था, ये बड़े अच्छे से अपना जीवन जी रहे थे। लेकिन वहीं पर जो डार्क वाला था, इनके लिए लाइफ इनकी बड़ी कठिन थी, क्योंकि ये व्हाइट लाइकेन में ये डार्क कलर वाला माथ बड़े आसानी से पकड़ में आ जाता था, और प्रीडेटर जाता था इसको पकड़ के खा जाता था, प्रीडेटर के पेट में चले गए। लेकिन समय बदला, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश हुई, तो क्या हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड उड़ा, कार्बन उड़ा ढेर सारा एटमॉस्फेयर में। तो कार्बन के उड़ने के बाद, अच्छा दूसरा क्या कि वहाँ पर जो है कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स निकले। तो उन ऑक्साइड्स के प्रभाव में आकर के, नाइट्रोजन एंड सल्फर के ऑक्साइड्स के प्रभाव में आकर के ये लाइकेन मर गए। ये लाइकेन जो है ये मर गए, किसके प्रभाव में, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स के प्रभाव में आकर के मर गए। सल्फर डाइऑक्साइड के लिए काफ़ी सेंसिटिव होता है, जहाँ सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगी मर जाएगा ये। तो लाइकेंस मर गए, और साथ ही साथ जो डस्ट उड़ा, जो कार्बन उड़ा, वो कार्बन का डिपोजिशन भी हुआ यहाँ पर ट्री के ऊपर, टीक ट्री के ऊपर, टीक ट्री था तो उसके ऊपर डिपोजिशन हुआ, जिससे ये पूरा जो है धीरे धीरे काला हो गया। जब ये काला हो गया, देखिए अब ये सरफेस कैसा हो गया, काला हो गया। अब इस काले सरफेस में ये ब्लैक वाला माथ बड़े आसानी से छिप जा रहा है, लेकिन व्हाइट वाला जो है देखिए कितने आसानी से दिख जा रहा है। यहाँ पर ये व्हाइट वाला माथ बड़े आसानी से दिख जा रहा है और ये ब्लैक वाला छिप जा रहा है। तो समय बदला, अब जो प्रेडेटर थे वो इनको बड़े आसानी से पकड़ लेते थे, व्हाइट वाले को, क्योंकि ब्लैक बैकग्राउंड पर व्हाइट माथ को बड़े आसानी से पकड़ लेते थे।
धीरे धीरे क्या हुआ कि इनकी पॉपुलेशन घटने लगी, व्हाइट माथ की, और ब्लैक माथ की पॉपुलेशन बढ़ने लगी। ठीक है, तो इसको इन्होंने कैसे बताया, ठीक है ना, इसके लिए डार्विन ने क्या कहा, इसमें इन्होंने कहा कि एनिमल स्पेसीज दैट लिव इन द हैबिटेट ब्लैकेंड बाय द इंडस्ट्रियल सूट्स, इंडस्ट्रियल सूट, इंडस्ट्रियल जो धुएं थे उससे क्या हो गया, वो काला पड़ गया पूरा। द फिनोमिनॉन हैज बीन डॉक्यूमेंटेड इन न्यूमरस स्पेसीज दैट हाइड फ्रॉम प्रेडेटर्स बाय ब्लेंडिंग इन विद देयर बैकग्राउंड, अपने बैकग्राउंड में जो छिपते थे। तो उन्हीं में एक एग्जाम्पल है पेपर्ड माथ का, जिसको हम लोग वेस्टर्न बेटलेरिया के नाम से जानते हैं, पेपर्ड माथ, ठीक है ना, यह इसका एक बढ़िया एग्जाम्पल है। इसके साथ क्या हुआ, इस पेपर्ड माथ के साथ, अच्छा यहां पर हम लोग एंथ्रोपोजेनिक इवोल्यूशन भी इसको कहते हैं, ये भी एंथ्रोपोजेनिक इवोल्यूशन का भी एक एग्जाम्पल है। क्यों, क्योंकि एंथ्रोपोजेनिक मतलब ह्यूमन मेड, तो यहाँ पर ह्यूमन बीइंग का इन्वॉल्वमेंट है, ह्यूमन के वजह से जो है यहाँ पर इवोल्यूशन इंसिस्ट हो रहा है, इसलिए इसको एंथ्रोपोजेनिक इवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो अब कुछ और भी एग्जांपल्स हैं एंथ्रोपोजेनिक इवोल्यूशंस के। पहला क्या है, हर्बिसाइड्स, हर्बिसाइड्स पेस्टिसाइड्स का यूज हम लोग करते हैं। तो जैसे आजकल होता क्या है कि मॉस्किटोज को हम लोग किल करने के लिए, मॉस्किटोज को किल करने के लिए हम लोग क्या करते थे, पहले डीडीटी का छिड़काव करते थे और डीडीटी से मॉस्किटो मर जाया करते थे। लेकिन अब क्या है कि अब डीडीटी जो है धीरे धीरे इफेक्टलेस हो रही है। क्यों, क्योंकि जो मॉस्किटो थे वो अपने अंदर उसके प्रति रेजिस्टेंस डेवलप कर लिए। तो जो मॉस्किटो अपने अंदर रेजिस्टेंस डेवलप कर लिए वो तो सर्वाइव किए, और जो रेजिस्टेंस नहीं डेवलप कर पाए वो मर गए। तो यहाँ पर जो है एंथ्रोपोजेनिक इवोल्यूशन चल रहा है, जिसमें जो है ह्यूमन बीइंग का इन्वॉल्वमेंट है। ह्यूमन एक्शन की वजह से इन्वायरमेंट में जो चेंज आ रहा है, उस चेंज के कारण ऑर्गेनिज्म भी अपने अंदर चेंजेस ला रहा है, जिससे वो नया इवोल्यूशनरी कैरेक्टर डेवलप कर सके। जैसे बहुत सारे जो एंटीबायोटिक्स होते हैं समय के साथ धीरे धीरे इफेक्टलेस हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि बैक्टीरिया अपने अंदर इवोल्यूशन डेवलप कर ली है। बैक्टीरिया जिस एंटीबायोटिक से पहले पर्टिकुलर बैक्टीरिया मर जाया करती थी, अब धीरे धीरे वो एंटीबायोटिक उसके ऊपर इफेक्टलेस हो गई। क्यों, क्योंकि जब आपने इंजेक्शन दिया एंटीबायोटिक का, तो बैक्टीरिया जो है उसमें अगर उसकी कॉलोनी में थाउजेंड्स ऑफ मेंबर्स थे तो 2-4 बच गए, बाकी सब मर गए। जो 2-4 बचे वो क्यों बचे, क्योंकि उनके अंदर उस एंटीबायोटिक से लड़ने की क्षमता डेवलप हो गई। तो अब उनके अंदर वो क्षमता डेवलप हो गई, तो ऐसी स्थिति में धीरे धीरे क्या होगा कि वो अपनी जब संख्या बढ़ाएंगे तो उनके ऊपर, उनके प्रोजेनी के ऊपर उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं होगा। तो इस तरीके का इवोल्यूशन जो कि ह्यूमन बीइंग के प्रभाव में हो रहा है, तो इसे हम लोग एंथ्रोपोजेनिक इवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिखा है कि इवोल्यूशन इज नॉट अ डायरेक्ट प्रोसेस इन द सेंस और डिटर्मिनिज्म, इट इज अ stochastic process based on the chances events in nature and chances of mutation। ठीक है ना, कहने का मतलब कि ये कोई अपने आप होने वाला प्रोसेस नहीं है। इसमें क्या होता है कि ये चांसेस पर डिपेंड करता है, नेचर में होने वाले चेंजेस पर डिपेंड करता है। जैसे कि अपनी अभी आपने देखा कि इसमें माथ पर देखा और बैक्टीरिया पर देखा एग्जाम्पल। ठीक है, अब इसके बाद आता है एडॉप्टिव रेडिएशन। अडॉप्टिव रेडिएशन का मतलब क्या होता है बेटा, अडॉप्टिव रेडिएशन का मतलब होता है कि देखो रेडिएशन का मतलब क्या, एक पॉइंट से जब कई चीजें निकले तो उसे रेडिएशन कहते हैं। और यहाँ पर रेडिएशन क्यों हो रहा है, ड्यू टू एडॉप्टेशन हो रहा है, एडॉप्टेशन की वजह से रेडिएशन हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, एडॉप्टिव रेडिएशन कहते हैं। इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि जब एक एंसेस्टर से कई सारे वेराइटी ऑफ मेंबर्स डेवलप हों तो वहाँ पर हम लोग उसको एडॉप्टिव रेडिएशन कहते हैं। ठीक है, जैसे डार्विन्स फिंचेस की बात कही गई है यहाँ पर अगर आप देखिए तो गालापागोस आइलैंड पर डार्विन ने जो पाया कि अलग अलग आइलैंड पर अलग अलग तरह की फिंच तो एक ही है, बर्ड वह एक ही है, उसको नाम उन्होंने जो है डार्विन फिंच अपने नाम पर दे दिया, डार्विन फिंचेस। तो बर्ड तो एक ही है, लेकिन उनकी बीक साइज जो है वह अलग अलग है। ठीक है ना,
और वो बीक साइज किस बात पर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है वो कैसा वो फूड खाते हैं, कैसा खाना खाते हैं। जैसे ट्री फिंचेस ये वेजिटेरियन है, ठीक है ना, टूल यूजिंग है और इंसेक्टिवोरस हैं। तो उसी तरीके से इनकी जो है बीक देखिए, जैसे जो वेजिटेरियन है उसकी बीक जो है छोटी थोड़ी है, लेकिन जो इंसेक्टिवोरस होते हैं उनकी बीक थोड़ी सी बड़ी है, पॉइंटेड है, ठीक है। उसी तरीके से जो फ्रूट ईटिंग जो होती हैं उनके बीक जो है देखिए, ठीक है। जैसे ये देखिए ये कैक्टस फीडिंग है, ये क्या वॉबलर है, तो इसकी बीक देखिए ये जो है थोड़ा सा इस तरीके से पॉइंटेड है ताकि जो है वो आसानी से जाकर के वहाँ से फूड को निकाल सके, ठीक है। तो जैसा जिनका फूड होता है, जैसी फूड हैबिट होती है, उसी के अकॉर्डिंग बीक जो है बदलती चली गई। तो यहाँ पर जो कैरेक्टर में चेंज आ रहा है वह क्यों आ रहा है? टू एडॉप्ट द ऑर्गेनिज्म इन द इन्वायरमेंट। और वह एडॉप्टेशन क्या है? वह एडॉप्टेशन है फूड के लिए बीक में चेंजेस। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? इसे हम लोग कहते हैं अडॉप्टिव रेडिएशन कहते हैं, ठीक है। तो अडॉप्टिव रेडिएशन में जैसे देखिए लिखा है ना इसमें कि मेनी वेराइटीज ऑफ फिंचेस इन द सेम आइलैंड इवॉल्व्ड ऑन द आइलैंड इटसेल्फ फ्रॉम द ओरिजिनल सीड ईटिंग फीचर्स, ठीक है ना, उसी से इवॉल्व हुए। और कैसे कैसे ये हो गए? जैसे कि एनेबलिंग देम, ये बीक इनके चेंजेज हुए टू एनेबलिंग देम टू बिकम द इंसेक्टिवोरस, वेजिटेरियन, हाँ, इन सब चीज़ों में उनको इस तरह के जो है फीडिंग हैबिट में उनमें चेंज लाने के लिए उनके जो है बीक्स में चेंजेस आए। और ये क्यों आए चेंजेस? बिकॉज ऑफ द फीडिंग, बिकॉज ऑफ द फूड, जो फूड अवेलेबल था उस फूड को खाने के लिए उनमें चेंजेस आए, ठीक है। दूसरा इसका अडॉप्टिव रेडिएशन का एग्जाम्पल आता है, वो आता है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स आता है। ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स की यदि हम बात करें, जैसा आप देख पा रहे हो कि ये क्या हो रहा है कि एक जो है पर्टिकुलर ऑस्ट्रेलिया के लिए पहले था कि पहले ये नॉर्थ अमेरिका से जुड़ा हुआ था। इसमें जो पहले जो मार्सुपियल्स का ओरिजिन है वो नॉर्थ अमेरिका में था, वहाँ से फिर जो है ये स्प्रेड किए, पूरा फैले, और उसी दौरान जो है फिर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग हुई, जिससे जो है क्या हुआ कि वो टूट करके ऑस्ट्रेलिया अलग हो गया। तो उसी के साथ जो है वो मार्सुपियल्स भी उन्हीं के साथ अपना चले गए उधर। तो यहाँ पर जो मार्सुपियल्स थे नॉर्थ अमेरिका वाले जो थे वो तो इवाल्व हुए, वो तो प्लेसेंटल में चेंज हुए, लेकिन वहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया वाले जो थे उनको कोई कंपटीशन नहीं था, वो आसानी से अपना लाइफ जी रहे थे। तो उसी अपने जो है पैटर्न पर ही अपना जीवन बनाए रखे और अल्टीमेटली वो मार्सुपियल्स ही रहे। तो यहाँ पर देखिए कि तरह तरह के मार्सुपियल्स ऑस्ट्रेलिया में इवॉल्व हुए हैं, जैसे वो तस्मानियन उल्फ हो, टाइगर कैट हो, बैंडेड एंटलीटर हो, मार्सुपियल रैट हो, कंगारू हो, वोम्बैट, बैंडिकूट, कोला और मार्सुपियल मोल एंड शुगर ग्लाइडर। इस तरीके से तरह तरह के जो है मार्सुपियल्स इवॉल्व हुए हैं फ्रॉम द सेम एंसेस्टर। तो एक एंसेस्टर से अलग अलग जो है मेंबर्स इवॉल्व हो रहे हैं, तो रेडिएशन हो रहा है, एंड दिस रेडिएशन इज बिकॉज ऑफ द एडॉप्टेशन। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? अडॉप्टिव रेडिएशन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखा है ना कि नंबर ऑफ मार्सुपियल्स ईच डिफरेंट फ्रॉम अदर इवॉल्व फ्रॉम एन एंसेस्टर स्टॉक, सेम एंसेस्टर स्टॉक से इवॉल्व हुए हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? अडॉप्टिव रेडिएशन मानते हैं। इसी तरीके का एक एग्जांपल आपको, जैसा मैंने अभी बताया कि जब ये नॉर्थ अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया टूट के अलग हुआ, तो वहाँ पर देखिए ये प्लेसेंटल मैमल नॉर्थ अमेरिका में इवॉल्व हो गए। ये देखिए यहाँ पर ये ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स हैं, सेम है, जैसे बरोइंग नेचर वाले मोल हैं दोनों तरफ, इधर जो है प्लेसेंटल मोल है, इधर मार्सुपियल मोल है। एंटीटर भी इधर जो है, इधर भी एक एंटीटर है, इधर भी है, लेकिन इधर वाला ऑस्ट्रेलिया वाला कैसा है? वो मार्सुपियल है। ठीक उसी तरीके से माउस में भी मार्सुपियल्स एंड नॉर्मल माउस, प्लेसेंटल माउस होंगे। क्लाइंबर्स में भी लीमर प्लेसेंटल हो गया, और ये स्पॉटेड सर्कस ये जो है मार्सुपियल्स रहा। ठीक उसी तरीके से आप देखिए उल्फ में इधर जो है नॉर्मल उल्फ ये प्लेसेंटल रहा, और ये तस्मानियन उल्फ जो है मार्सुपियल्स रहा। इस तरीके से ये मार्सुपियल्स रहे, ठीक है ना। तो प्लेसेंटल मैमल्स इन ऑस्ट्रेलिया हैज एग्जिबिटेड एडॉप्टिव रेडिएशन in evolving into variety of such placental mammals, each of which appear to be similar to the corresponding marsupials. मार्सुपियल्स के सिमिलर ही होता है, जैसे प्लेसेंटल उल्फ एंड तस्मानियन उल्फ, ये हैं दोनों उल्फ लेकिन अलग अलग
जगह पर हैं, एक जगह पर। जैसे इस तरीके से ये इंडिकेट करता है कि जैसा इवोल्यूशन, जैसा समय मिलता है, जैसा क्लाइमेट मिलता है, जैसा इन्वायरमेंट मिलता है, उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म में चेंजेज आते रहते हैं और नए कैरेक्टर, नए ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता रहता है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए। जैसे क्वेश्चन 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इवोल्यूशन? जल्दी से बताइए। विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स आर होमोलॉगस ऑर्गन्स। होमोलॉगस तब होगा जबकि सेम इन ओरिजिन एंड डिफरेंट इन फंक्शन। ठीक है, तो विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड इंसेक्ट ये होमोलॉगस नहीं, ये कैसे होंगे? एनालॉगस होंगे। ठीक, उसी तरीके से ह्यूमन हैंड एंड बर्ड्स विंग, ह्यूमन हैंड एंड बर्ड्स विंग ये एनालॉगस है? नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, और उसी तरीके से ह्यूमन हैंड एंड बैट्स विंग, ह्यूमन का हैंड और बैट्स विंग आर एनालॉगस? नहीं, ये भी नहीं है। फ्लिपर्स ऑफ सील एंड विंग्स ऑफ बर्ड्स ये होमोलॉगस है? हाँ, ये सेम ओरिजिन के हैं बट दे आर हैविंग द डिफरेंट फंक्शंस, इसलिए क्या है? ये होमोलॉगस है। उसी तरीके से विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिनॉन सपोर्ट द डार्विन्स कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन? डार्विन्स कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो जैसा डार्विन ने बताया था कि नेचुरली सिलेक्टेड वह होगा जो कि फर्दर रिप्रोड्यूस कर पावे, तो यहाँ पर जैसे डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल ये नहीं हो सकता, डॉली फॉर्मेशन नहीं हो सकता, प्रिवेलेंस ऑफ पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस इंसेक्ट या डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स फ्रॉम स्टेम सेल्स फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, नहीं, ये नहीं हो सकता, ये वाला है। क्योंकि रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है, नए कैरेक्टर डेवलप हो रहे हैं जिससे जो है वह ऑर्गेनिज्म अपने आप को नेक्स्ट रिप्रोडक्शन के लिए फिट रख रहा है। नेक्स्ट है कि ऑन द प्रिमिटिव अर्थ पॉलीमर्स सच एज द प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड इन एक्वस सस्पेंशन formed the spherical aggregate and that is called as what? तो जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो बने थे उस समय, वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जब कलेक्ट हुए तो कलेक्ट होकर के उन्होंने जो स्ट्रक्चर बनाया उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम लोग पोएसरवेट्स कहेंगे। उस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे बेटा? पोएसरवेट्स। इन पॉइंट्स को याद रखिएगा एकदम। फिर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एविडेंस डज नॉट फेवर द लैमार्कियन कॉन्सेप्ट? लैमार्कियन कॉन्सेप्ट क्या था? उन्होंने यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन की बात की थी। उन्होंने कहा था कि जरूरत पड़ने पर ऑर्गेनिज्म किसी ऑर्गन का ज़्यादा यूज करता है, किसी का कम। जरूरत का मतलब कि जब इन्वायरमेंटल चेंज के अकॉर्डिंग एडजस्ट करने के लिए, जिसका ज़्यादा यूज करता है उसका ज़्यादा ग्रोथ, जिसका कम यूज करता है उसका कम ग्रोथ होता है। ठीक है, तो जिसका ज़्यादा यूज करता है उसका ज़्यादा ग्रोथ होता है, ये बात उनका था। और उसके बाद जो कैरेक्टर डेवलप होते हैं, इसके वजह से जो वेरिएशन डेवलप होता है वो नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर भी होता है। यहाँ पर ऐसा कौन सा पॉइंट है? देखिए, लैक ऑफ पिगमेंट इन केव ड्वेलिंग एनिमल्स। केव ड्वेलिंग एनिमल में पिगमेंट की कमी होती है। दूसरा कहा उन्होंने कि मिलेनाइजेशन इन पेपर्ड माथ, नहीं, ये तो नहीं है उनका, क्योंकि ये तो डार्विन की बात है। अब्सेंस ऑफ लिम्स इन स्नेक, ये बात है उनकी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि पहले स्नेक के पास लिम्स थे जो कि उन्हें बिल में घुसने में दिक्कत करते थे, तो उन्होंने लिम्स का यूज करना बंद कर दिया, धीरे धीरे लिम्स डिसअपीयर हो गए। ठीक है, तो यही बात उनकी सही मानी जाएगी। तो बेटा इस तरीके से हम लोगों ने एक पार्ट देखा इस इवोल्यूशन चैप्टर का, रिवीजन पार्ट, और इसमें जो है बहुत सारे क्वेश्चंस भी हम लोग देखे। हमने आपको पढ़ाते समय बताया कि यहाँ ये पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस आप यहाँ पर भी देखें। तो बेटा tomorrow again we will continue with the same topic, and tomorrow we will try to discuss some more questions. Or I hope you all have enjoyed this lesson very much. Okay, thank you. Have a nice day. On IS2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए IS2ON पर बने रहिए।